अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। धान रोपाई यंत्र की उपयोगिता और विशेषताएं, सब्जियों में फल मक्खी कीट से नुकसान एवं उसका नियंत्रण, हमारे राज्य में खरीफ मौसम में धान की खेती बड़े एरिया में की जाती है और बहुत से किसान इसकी खेती रोपा विधि से करते हैं। लेकिन धान का रोपा लगाते समय मजदूरों की समस्या देखने को मिलती है। यदि आप हमारे कृषि अभियंताओं द्वारा निर्मित धान रोपाई यंत्र का उपयोग करें तो इस समस्या से आप बच सकते हैं। अतः ये धान रोपाई यंत्र किस तरह कार्य करता है तथा इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं RAU पूसा के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। लोग देख रहे हैं कि अब खरीफ का मौसम शुरू हो गया और धान लगाने का मौसम भी आ रहा है। लोग धान के लिए चिंतित भी हो रहे हैं। तो धान के जब आप देखेंगे कि जब हम लोग खेतों में लगाते हैं, नर्सरी बना करके ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस वक्त मजदूर का बहुत सारा कमी हो जाता है। हमारे किसान भाई जैसे तैसे करके धान की नर्सरी तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब बात इसकी रुपाई की आती है तो अक्सर मजदूर समय से न मिलने पर धान की रुपाई का कार्य समय पर नहीं हो पाता। साथ ही मजदूरों से कार्य कराने में लागत व समय अधिक लगता है। किसान भाइयों की इस समस्या का समाधान है धान रुपाई यंत्र। तो आइए जानते हैं इस यंत्र के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा धान लगाने का जो मशीन है वो कहलाता है राइस ट्रांसप्लांटर। तो इसमें 2-3 तरह का मशीन है। एक तो सिंगल व्हील 8 रो राइस ट्रांसप्लांटर है, एक 4 व्हील 8 रो राइस ट्रांसप्लांटर है, एक 4 रो राइस ट्रांसप्लांटर है जो कि पेट्रोल ऑपरेटेड है। और ये जो 8 रो राइस ट्रांसप्लांटर जो सिंगल व्हील है या 4 व्हील है, ये हमारा डीजल ऑपरेटेड है। तो स्वाभाविक है जो डीजल ऑपरेटेड मशीन है, जो हमारा इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है और पेट्रोल की अपेक्षा पेट्रोल में इनिशियल कॉस्ट जो परचेज कॉस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है। तो और जो यूजेबल कॉस्ट है वो पेट्रोल में ज़्यादा होता है और डीजल इंजन के अगर डीजल ऑपरेटेड है तो वो हमारा यूजेबल कॉस्ट थोड़ा कम पड़ेगा पेट्रोल के कम तुलना में। किसान भाइयों, धान रुपाई यंत्र से पौध रुपाई कैसे करना है, आइए इसके लिए जानते हैं इसकी कार्य विधि के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोग करते हैं कि इसका नर्सरी अलग ढंग से तैयार करते हैं जो मैट टाइप नर्सरी कहलाता है। इसमें भी मैट टाइप नर्सरी बना करके 18 से 22 दिन का जो नर्सरी तैयार होता है उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें या 8 रो का ट्रे बना हुआ है या फिर 4 रो का ट्रे बना हुआ है। तो उसमें हम लोग नर्सरी को उसके हिसाब से रख देते हैं उस पर ट्रे पर। और जो हमारा आगे का चक्का होगा वो केजुअल टाइप का होगा जो कि हमारे कादों की ज़मीन में अच्छी तरह चले। और पीछे का चक्का हम लोग हटा लेते हैं। सिंगल व्हील की बात करते हो, पीछे का चक्का दोनों हटा लेते हैं। तो एक व्हील है जो एक ही व्हील रहता है जो खेत में चलता है और वो बाकी का पीछे का पोर्शन वो ससरते जाता है।
खींचता है और वो ससरते जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये तो हमारा 8 रो राइस ट्रांसप्लांटर की बात करें। और अगर 4 व्हील ड्राइव की बात करें तो उसमें हमारा 4 चक्का लगा रहता है, चारों केज व्हील रहता है और हमारा ट्रे बना रहता है। 8 रो में हम लोग नर्सरी जो मैट टाइप तैयार करें उसको प्लेस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग उसको जो हमारा खेत तैयार करके खेत पूरी तरह कादो होना चाहिए, उसमें 1 से करीब 2 से 3 सेंटीमीटर तक हमारा पानी उसमें जम रहना चाहिए कदवा करने के बाद, और उसमें हम लोग नर्सरी को रख करके उसको चलाते हैं। धान रोपाई यंत्र से रोपाई करने में कितना खर्च आता है और इससे रोपाई करने से क्या लाभ है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। तो अगर हम जो ट्रांसप्लांटिंग जो हम मशीन के द्वारा करते हैं तो हम लोग किसान भाई अगर देखेंगे तो 1 घंटे में अगर करें तो लगभग 0.14 हेक्टेयर के आसपास हम लोग 1 घंटे में करते हैं। और एक दिन की बात करें तो करीब 2 से 2.5 हेक्टेयर के तक हम लोग इसको आराम से ट्रांसप्लांट खेतों में धान के पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कीमत की बात करें जो हमारा 1 हेक्टेयर में जो कीमत आएगा वो करीब 5,800 रुपया यानी 6,000 के आसपास आता है। और अगर मजदूर के द्वारा अगर हम ट्रांसप्लांट कराते हैं, अगर 300 रुपया प्रति मजदूर रखें तो 30 मजदूर 1 हेक्टेयर में लगभग लगता है। और अगर इसकी बात करें तो करीब 9,000 के बात होता है। तो अगर 6,000 और 9,000 की बात करें तो 3,000 का इसमें डायरेक्ट सेविंग है। और मशीन हमारा जो है ये अगर हम एक बार खरीद लेते हैं तो कई साल चलता है और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग इसका व्यवहार कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान रोपाई यंत्र की कीमत कितनी है और इसकी खरीदी पर शासन द्वारा कितना अनुदान दे है एवं ये अनुदान आपको कहां से प्राप्त होगा, आइए जानते हैं। इसका प्राइस अभी जो करंट प्राइस है सिंगल व्हील ड्राइव का वो लगभग 2,60,000 के आसपास है। और अगर 4 व्हील ड्राइव की बात करें तो वो थोड़ा कॉस्टली है, वो करीब 11 लाख से 16 लाख तक शुरू होता है। और वो हमारे ख्याल से वो जो ग्रुप ऑफ फार्मर बन करके या कोई एक ग्रुप बना करके ले और उसको व्यवहार करे तो बहुत ही अच्छा है। इसका सब्सिडी के लिए हमारे बिहार सरकार में जो कृषि यंत्र विभाग है वहाँ से पता कर लें। इस पे अभी इसके पहले जो सब्सिडी मिलता था वो करीब 50% था और अभी भी उस पे सब्सिडी बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हस्तचालित रोपाई यंत्र, यह यंत्र 6 कतारों में धान की रोपाई करता है। कतारों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। इस यंत्र की कार्य क्षमता 0.027 हेक्टेयर प्रति घंटा है। इस मशीन द्वारा 72% तक मजदूरों की बचत होती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में विभिन्न सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने सब्जियां लगा रखी हैं उनकी फसल में इस समय मक्खी कीट का प्रकोप मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो किस प्रकार से आप फल मक्खी कीट का नियंत्रण करें, आइए जानते हैं एक कीट वैज्ञानिक डॉक्टर DK जैन से। किसान भाइयों, फसलों में अभी फल मक्खी की बहुत समस्या हो गई है। खासकर आप देखेंगे फल मक्खी आपके टमाटर है, बैंगन है या कद्दू वर्गी फसलें जो भी है, जैसे करेला है, लौकी है, तुरई है, कद्दू है, इन सब फसलों में फल मक्खी का आक्रमण चालू हो गया है। और फल मक्खी का आप देखेंगे कि जो वयस्क जो होती है, जो जैसे ही फल पकता है उस वक्त उसका उधर का पिछला भाग फल के ऊपर गाड़ के और उसके धीरे धीरे करके वो उसके अंदर अंडे दे देती है। और अंडे से आप देखेंगे थोड़ा समय बाद सुंडी या जिसको आप मैगट कहते हैं वो निकलता है, जो कि पैर विहीन होता है और वो अंदर ही अंदर उसको गुदा को खाता रहता है। और उसको थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे तो
गुदा को खा के और फिर उसके बाद एक फल में एक छेद करके वो वयस्क वापस निकल जाता है। इस बीच में आप देखेंगे कि जो मेगट होता है वो फल को खा के उसमें उसकी बाजार को गुणवत्ता भी कम कर देता है और थोड़ा टाइम बाद देखोगे कि फल भी उसमें फंगस का आक्रमण चालू हो जाता है और फल की बाजार गुणवत्ता भी उसकी कम हो जाती है। किसान भाइयों, इस फल मक्खी की रोकथाम के लिए आप रासायनिक दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फूल आने से पहले कौन सी दवा एवं फूल आने के बाद कौन सी दवा का प्रयोग करें, आइए जानते हैं। फल मक्खी से निजात पाने के लिए किसान भाइयों ये जरूर ध्यान रखें, फूल आने से पहले आप डाइमेथोड दवाई को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें और फूल आने के बाद आप मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें। फल मक्खी से किसान भाइयों निजात पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसकी ल्यूर को काम में ले सकते हैं। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं, वैसे बाज़ार में भी उपलब्ध है। और घर पे भी बनाने के लिए किसान भाइयों अपने 1 लीटर की जो पानी की बोतल होती है उसको ले लें और उसका ढक्कन खोल के ऊपर से 3 इंच के नीचे से आप उसमें बोतल में 3 खिड़कियाँ बना दें जो कि 1 इंच चौड़ी हो, तीनों तरफ 3 खिड़कियां बना दें। और जो उसका ढक्कन होता है उसमें आप एक काम करें कि जो तार होता है, एल्यूमिनियम तार हो या कोई कट्ठा तार हो, उसकी एक खूंटी बना दे, ल्यूब बना दे। तो ऊपर का सिरा तो आप गोलाकार बनाएं जिससे कि उसको आप कहीं लटका सकें और नीचे की तरफ आप उसको ल्यूब बनाएं जिसमें कि आपको ल्यूर लगा सकें। किसान भाइयों, फल मक्खी कीट के नुकसान को देखते हुए इसका नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम अपने स्तर पर फोरमैन ट्रैप बनाकर इस पर नियंत्रण पा सकते हैं और साथ ही साथ इसको रोका जा सकता है। तो किस प्रकार से प्रयोग करें फोरमैन ट्रैप का, आइए जानते हैं। इसको लगाने के बाद किसान भाइयों आप ये ध्यान रखें कि आप जो सूती रस्सी होती है उस रस्सी को जो कि करीब आधा इंच मोटी हो और उसके 2 इंच के आसपास के उसके टुकड़े काट ले में और इस तरह उसको ल्यूर बनाने में काम में लिया जा सकता है। ल्यूर बनाने के लिए आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसके लिए आप 6:4:2 में सॉल्यूशन बनाएं। 60 मिलीलीटर आपको इथाइल अल्कोहल है, 40 मिलीलीटर आपको मिथाइल यूजिनॉल और 20 मिलीलीटर कोई भी इंसेक्टिसाइड हो उसको बना लें। फिर इसके बाद जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसके अंदर जो रस्सी के तोड़े हुए टुकड़े जो हैं जो लगभग 2 इंच के हैं उसको 24 घंटे उसके अंदर रहने दें। और फिर उसके बाद क्या करें कि जो बाज़ार में फॉइल पेपर आता है उसको उन टुकड़ों को उसको अच्छी तरह उसको लपेट दें और लपेटने के बाद जो आपने ल्यूब बनाई है उस ल्यूब में आप उसको हैंग कर दें। पर यह ध्यान रखें जब आप फॉइल पेपर लगा रहे हैं तो उसका 1/3 भाग उसका खुला रहे जिससे कि उसकी गंध निकलती रहे। ये ध्यान रखें कि किसान भाइयों अपने को 1 एकड़ के अंदर 6 से 10 पर एकड़ के अंदर उस ट्रैप को अपने को लगानी है। और अगर आप फल मक्खी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इसकी संख्या को देख रहे हैं तो एक फिर ट्रैप को अपने को 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में अपन लगा सकते हैं। और जब फसल की जो इसको बदलने का जो ल्यूर की जो खुशबू होती है या ल्यूर की तरफ आकर्षित जो कीट होता है लगभग 30 से 40 दिन बाद अपने को वापस दूसरी ल्यूर बदल देनी है। ये ध्यान रखें कि किसान भाइयों जो ल्यूर आप लगा रहे हैं इसको आपको 12 से 30 ल्यूर, ये निर्भर करता है कि आपकी फसल की अवधि कितने समय की फसल ले रहे हैं, लेकिन 12 से 20 ल्यूर जो है एक फसल के लिए चाहिए। इसको किसान भाइयों ये जरूर ध्यान रखें जब आपको उसको ट्रैप को लगा रहे हैं, जब बोतल को आप हैंग कर रहे हैं तो फसल से आपको 3 से 4 फीट आपको उसको ऊपर लगाना है। इस तरह देखेंगे कि आपके जो फल मक्खी जो होगी वो इसकी तरफ आकर्षित होगी और अंदर गिरेगी और जो कीटनाशक होगा उसके प्रभाव से वो मर जाएगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे प्रदेश में बाजरा की खेती कुछ जिलों में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन प्राय देखा जाता है कि किसान भाई इसकी बीज बुवाई से लेकर कटाई तक प्रबंधनों पर कुछ ना कुछ कमियां कर देते हैं, जिससे उनकी बाजरा की फसल की कम पैदावार होती और फल स्वरूप उनको कम उपज ही मिल पाती है। इसीलिए जरूरी है कि जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वे इसकी अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का चयन कर उन्नत तरीके से खेती करें, जिसके बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। किसान भाइयों, बाजरा फसल है। बाजरे का अधिकतम उत्पादन हम कैसे लें, इस चीज़ पे हम जो है आपसे चर्चा करेंगे। बाजरे की जो किस्में हैं, जो जवाहर बाजरा 3 और 4, ये वैरायटी हमारी जो संकुल किस्म की वैरायटी हैं और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इनसे जो है हम काफ़ी उत्पादन भी हम जो है 25 से लेकर के 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हैं। तीसरा ये कि यहाँ जो हाइब्रिड हैं, जो संकर किस्म के बाजरा हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां संकर किस्म के बाजरे का यहाँ बीज देती हैं और उससे जो किसान उगाते हैं, तो उसका जो अधिकतम उत्पादन हम लेने के लिए ज़रूरी है। किसान भाइयों, अभी आपने बाजरा की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं खेत की तैयारी और संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। बाजरे के लिए ज़्यादा बड़ी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से या हैरो से करें और उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके जो हमको खाद का प्रयोग करना है वो 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा का उपयोग बुवाई के समय करते हैं और बची हुई आधी नत्रजन का प्रयोग 25 से 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में किया जाता है। और वैसे हम चाहेंगे कि मिट्टी परीक्षण के आधार पर अगर हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि उससे हमको ये पता लग जाएगा कि हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है, किस तत्व की कमी है, उसी का हम जो प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन हमें अधिक मिलेगा। किसान भाइयों, बाजरा की बुवाई हेतु 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बीज को उपचारित कर बुवाई किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी हम बीज लेते हैं तो उसको सबसे पहले हमें बीज उपचार करें, और बीज उपचार करने के लिए जो हमारी वावस्टीन दवा आती है 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उपचार करें। दूसरा ये कि कल्चर का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जितनी भी हमारी अनाज वाली फसलें हैं उसमें जो है पीएसवी और एजेटोबैक्टर, ये दोनों ही 5-5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको कल्चर का प्रयोग करना है। 10 किलो बीज के लिए 1 पैकेट पर्याप्त रहता है। तो एजेटोबैक्टर और पीएसवी दोनों ही कल्चर को उसमें मिलाएं और मिलाने के बाद में हम हल्के हाथ से उसको जो है मिला दें और छाया में सुखाएं और सुखाने के बाद हम बोनी करें। जब सीड ड्रिल से बोनी करेंगे तो इसकी जो है पौधों की संख्या पर्याप्त होगी, और पौधों की संख्या पर्याप्त होगी तो उत्पादन भी हमको अधिक मिलेगा। किसान भाइयों, बाजरा की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे बाजरा की फसल का सही से विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए आप अपनी फसल में निराई गुड़ाई कर खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। दूसरा ये कि हम देखते हैं कि खरपतवारों के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि इसमें जो बाजरे में खरपतवार बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे ही हम बरसात होती है उसी समय बाजरे की बोनी करते हैं और उसी समय बहुत सारे खरपतवार निकल के आते हैं। तो हमें ये देखना है कि बोने के तुरंत बाद हमको जो बोने के तुरंत बाद ऐसे रसायन का प्रयोग करें जिससे कि जमाव नहीं हो और बाजरे का जमाव हो। तो उसके लिए एट्राजीन 50 WP एक दवा आती है, उसकी 1 किलोग्राम दवा 500 लीटर पानी में मिला करके हम बोने के 72 घंटे के अंदर छिड़काव कर देते हैं। तो उससे जो है हमारा बाजरा जमेगा, बाकी खरपतवार हमारे नहीं जमेंगे। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है। इसीलिए आप बाजरा की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और वर्षा अधिक दिनों तक नहीं होने पर खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। दूसरा ये कि क्योंकि ये बरसात की फसल है तो पानी की विशेष आवश्यकता नहीं होती, बारिश से ही पूर्ति हो जाती है। लेकिन विषम परिस्थिति में जब बरसात नहीं होती है तो उसमें इसकी जो क्रांतिक अवस्था है उनमें पानी देना हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि दाना पड़ते समय भी नमी होना ज़रूरी है और इसकी बढ़वार के लिए भी ज़रूरी है। तो आप देख लेंगे कि अगर लंबे समय का ड्राई स्पेल आता है तो ऐसी स्थिति में हमको जीवन रक्षक सिंचाई इसको देना है, जिससे कि बाजरे का उत्पादन प्रभावित न हो। तो मेरा किसान भाइयों से यही कहना है कि आप संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, समय पर पानी दें, और उसकी जो कटाई भी हम अगर समय से करते हैं तो हमारी आगामी फसल जो होती है उसको हम समय से बोनी कर सकते हैं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची से आशीष कुमार जी ने। यह केले का पौधरोपण करना चाहते हैं और इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो आशीष जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कैसे करें, इसके लिए आप भूमि का चुनाव करें और साथ ही साथ उन्नत किस्म पर विशेष रूप से ध्यान दें। इसमें कई तरह की उन्नत किस्में हैं। कुछ लंबी पौधे होते हैं, लंबी किस्में होती है, यानी पौधे बड़े होंगे तो लंबी किस्मों में आपको अल्पान, चंपा, मालभोग और चीनिया ये सबसे अच्छा उत्पन्न देती है। इसके अलावा किसान बंधु बौनी किस्म पौधे छोटे होते हैं लेकिन अच्छा इसमें भी फल लगता है, जिसमें बहुत ही उन्नत किस्म है आपको रोबस्टा और बरसाई। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम मार्केट में सब्जी के रूप में इस्तेमाल होने वाले लगाएं केला, तो इसमें भी जो अच्छा उपज देती है उसमें बतीसा, बिउला, बनकेल, कनकेल ये देखा गया है कि सबसे अच्छा किस्म दे रही है। अप्रैल और मई के महीने में 60 × 60 सेंटीमीटर आकार का आप गड्ढा खोद लें। इसके बाद उसे छोड़ दें, धूप में अच्छा प्रकाश आता है, सूख जाएगा। इसके 20 से 21 दिन बाद लगाने से पहले जब गड्ढा को हमको भरना होता है, जो आपकी जून और के अंत में जुलाई के आरंभ में आप प्रति गड्ढा यानी कि 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 300 ग्राम आप सिंगल सुपर फास्फेट, 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 10 ग्राम थीमेट और आपको 1 किलोग्राम अगर अरंडी की खली मिल जाती है, इसको डाल करके गड्ढे को भर दें। इसके बाद आप इसमें फसल की रोपाई करेंगे, केले की बीट लगाएं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ हेतु केज विधि से मछली पालन करने पर जानकारी। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि सलाह। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को अब इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।